आज हम चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, कूलम्ब्स लॉ। एंड कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन दूर होंगे आपके। तो ये देखिए कूलम्ब्स लॉ हमारा, इस टॉपिक में हमको क्या क्या स्टडी करनी है। कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी जिसको बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे। अगेन इलेक्ट्रिक फोर्सेज वर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्सेज, और सॉल्व न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे जो आपके कुछ नीट लेवल के होंगे, कुछ जेईएस लेवल के होंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट कूलम्ब्स लॉ। तो यहाँ पे देखिए कूलम्ब्स लॉ होता क्या है आपका, कि कूलम्ब्स लॉ आपके कहते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी या स्टैटिक पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ the magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of distance between them। ये आपका होता है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये होता है आपका, लेकिन हमारे कंडीशन ये होती है कि जो हमारे चार्जेज होते हैं वो पॉइंट चार्जेज होते हैं, पॉइंट होते हैं, और फिर स्टैटिक्स होते हैं। स्टैटिक्स होते हैं, मूव नहीं करते हैं हमारे चार्ज। तो फर्स्ट यहाँ पे आप देखें, दिस फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्जेस। जो फोर्स होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है, और ये फोर्स जो होता है चार्जों के लाइन ज्वाइनिंग के एलॉन्ग एक्ट करता है। अब यहाँ पे हम फिगर देखते हैं, तो देखिए फिगर ये है। यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q1, और इस जगह पर पॉइंट चार्ज Q1 है, और यहाँ पे सपोज करते हैं कि पॉइंट चार्ज Q2 है। एज सेपरेशन बिटवीन देम इज R मान लेते हैं। तो ये Q1 है, Q2 है, और सेपरेशन इसमें हम मान लेते हैं R। देन मैथमेटिकली इस कूलम्ब्स लॉ को हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखें कूलम्ब्स लॉ है हमारा, इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं ये देखते हैं। तो मैथमेटिकली होगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, एंड फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर इन दोनों को हम एक साथ कंबाइन करते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और आपको मालूम है कि जब कोई प्रोपोर्शनल होता है तो हम इक्वल करते हैं तो कांस्टेंट लेते हैं, जिसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। तो देन हमको F इक्वल टू मिलेगा कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखें कि K की जो वैल्यू होती है 1/4πε0, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है वो K इक्वल टू 1/4πε0 इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये होता है। अब यहाँ पे देखें कि इप्सिलॉन जीरो को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये क्या करता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की मीनिंग होती है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज स्पेसिफाई द एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्जेस इन वैक्यूम। ये स्पेसिफाई करता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्जेज इन वैक्यूम। वैक्यूम में जो हमारे चार्ज रखे गए हों उनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स जो एक्ट करता है उसकी स्ट्रेंथ को बताता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पे, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारा होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू होती है।
अब यहाँ पे इप्सिलॉन जीरो को एक और मात्रक यूनिट होती है, उसको बोलते हैं फैरेड पर मीटर। ये आगे चलकर आप जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे फैरेड का कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। तो यहाँ पे हम इसको एक अनदर यूनिट के रूप में भी लिख सकते हैं, फैरेड पर मीटर। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं कि फैरेड मीटर विच विच इज द यूनिट ऑफ फैरेड पर मीटर। तो किसकी यूनिट है, तो ये किसकी यूनिट होगी, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहाँ पे देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने से देखने से पहले हम फोर्स को देखते हैं कि वैक्यूम में कितना लगता है। तो अगर हमारे चार्जेज, पहले हम देखते हैं कि व्हेन चार्जेज प्लेस्ड इन वैक्यूम, अगर हमारे चार्ज जो है वो वैक्यूम में रखे हों तो हमको क्या मिलेगा, फोर्स होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। इसको हम रिलेशन फर्स्ट देते हैं। देन हम लिखते हैं कि अगर हमारी चार्जेज के बीच हो कोई मीडियम रखा हो, व्हेन चार्जेज प्लेस्ड इन ए मीडियम, अगर हमारे चार्जेज मीडियम चार्जेज प्लेस्ड इन ए मीडियम में रखे हो तो यही फोर्स आपका ये हो जाएगा। तो एफ मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ एप्सिलॉन 0 था वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था, और ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहलाता है। इसको आगे चलकर हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है, तो ये भी स्ट्रेंथ बताएगा फोर्स का, फोर्स बिटवीन चार्जेस प्लेस्ड इन ए मीडियम। तो ये स्ट्रेंथ बताता है, स्पेसिफाई करता है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन ए मीडियम। मीडियम में रखे हो तब इसकी स्ट्रेंथ को मेजर करेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट में हम 2 को डिवाइड करते हैं। तो देखिए कि फर्स्ट में 2 को डिवाइड किए तो आपको मिला इतना अपॉन 1/4 पाई Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। अब ध्यान से देखें कि 1/4 पाई कैंसिल आउट होगा, Q1 Q2 कैंसिल होगा, Q1 Q2 R स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको मिलेगा 1/एप्सिलॉन 0 और यहाँ पे मिलेगा 1/एप्सिलॉन। तो देन हमको इतना मिलेगा। तो ये हो गया। अब ये आपका ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन 0 नीचे आएगा, तो रेसिप्रोकल होकर तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए एफ वैक्यूम और एफ मीडियम, तो इस तरह से आप डिफाइन को रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन चार्जेस प्लेस्ड इन ए वैक्यूम टू फोर्स बिटवीन चार्जेस प्लेस्ड इन ए मीडियम, ये आपका होगा। या यहाँ पे इस तरह से डिफाइन आप करेंगे कि परमिटिविटी ऑफ फ्री, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस टू रेशियो ऑफ टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इन वैक्यूम। तो इस तरह से भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, इसी को बोलते हैं एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये होता है एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। और ये एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम था, तो एफ वैक्यूम और एफ मीडियम के रूप में भी हम डिफाइन कर सकते हैं और इसके रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो देन देखें कि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम बोलते हैं के को या एप्सिलॉन 0 को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये हो जाएगा, अगर एप्सिलॉन को हम निकालें तो एप्सिलॉन 0 इंटू के होगा आपका। तो एप्सिलॉन की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, और ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफरेंट मीडियम के लिए इसकी वैल्यू जो होती है डिफरेंट होती है, और के की वैल्यू जो होती है इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1, लेस नहीं होती है। देन आप देखें के 1 होता है फॉर एयर के लिए, के की वैल्यू 1 होती है फॉर वैक्यूम के लिए, के की वैल्यू इन्फिनिटी होती है फॉर मेटल्स के लिए, और वाटर के लिए इसकी वैल्यू होती है 18। यानी देखिए कि अगर ये यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम किसी टू चार्ज को अगर हम कहाँ लेकर चलें, यहाँ पे देखें आपकी जो फोर्स है हमारा किसके बीच में, अगर वैक्यूम है यहाँ पे वैक्यूम, तो ये आपको मिल जाता है 1/4 पाई
इप्साइलन 0 और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये मिलता है। अगर इसी को हम कहाँ लेकर चलें, देखिए कि अगर किसी मीडियम में लेकर चलते हैं तो मीडियम में होगा आपका, यहाँ पे यम रख देते हैं और 1/4 पाई इप्साइलन और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये होगा। अब इप्साइलन की जगह पर आप देखें क्या मिला आपको, 1/4 पाई और यहाँ पे हो गया इप्साइलन 0 और K और Q1 और Q2 अपॉन हो जाएगा R स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें कि ये जो होगी वैल्यू होगी आपकी F, ये K को छोड़ दें तो आप यहाँ से कंसीडर करके चलें, इसको आप देखें ये आप K को छोड़ दें तो ये आपका क्या है, F वैक्यूम है। तो यहाँ पे हो गया F वैक्यूम अपॉन K। अब ये देखिए कि अगर 2 चार्ज हैं आपके पास और ये अगर वैक्यूम में रखे गए Q1 और ये है Q2 एंड R डिस्टेंस पर रखे गए, अगर इन्हीं चार्जेज को बीच अगर कोई मीडियम रख दिया जाए, वाटर रख दिया जाए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स, और ये हो गया वैक्यूम अपॉन 80। यानी देखिए इस मीडियम में जो फोर्स होगा 1/80 टाइम लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा इस मीडियम में। अगर इन चार्जेज को अगर वाटर में रख दें या इनके बीच वाटर रख दें, मीडियम रख दें, तो फोर्स हमारी क्या होती है, वह डिक्रीज कर जाती है। तो ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीनिंग आपका। तो ये हमारा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीनिंग। तो वाटर के लिए इतना होता है, मेटल के लिए आपका होता है इन्फिनिटी। तो मेटल के लिए ये इन्फिनिटी होती है, सबसे अधिक होती है। अब यहाँ पे द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ पे देखें कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था हमारा कितना था, इप्साइलन अपॉन इप्साइलन 0। तो इप्साइलन को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम और इसको इप्साइलन 0 को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तब इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या इंसुलेटर क्या होते हैं, देखिए कि डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर मटेरियल वे मटेरियल होते हैं जिनको हम रगड़ कर चार्ज कर सकते हैं या इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं। ऐसे मटेरियल हमारे कहलाते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। जैसे आपका माइका है, पेपर है, वुड है, ये सब के सब आपके प्लास्टिक है, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं। तो यहाँ पे देखें द सबस्टेंसेज विच चार्ज आर इलेक्ट्रीफाइड ड्यू टू रबिंग कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स है आपका प्लास्टिक है, वुड है, माइका है, पेपर है, ये सब के सब, आयल है, ये सब के सब आपके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं। अब वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ देखते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप देखें इसको, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये आपका ओरिजिन है, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि वो ये हमारा ओरिजिन, देखें इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा ओरिजिन है और ये आपकी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और इसको हम सपोज करते हैं वाई एक्सिस। 2 चार्ज है सेपरेटेड बाई r डिस्टेंस, ये 2 चार्ज Q1 और Q2 हैं आपके और r डिस्टेंस पर सेपरेट किए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जो पोजीशन वेक्टर आपको पोजीशन वेक्टर Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर है R1 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन और Q2 जो है हमारा उसका पोजीशन वेक्टर है R2 विथ रिस्पेक्ट टू Q2। तो देखिए चार्ज Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो ये है। अब यहाँ पे ये कहलाते हैं यूनिट वेक्टर। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए कि ये डायरेक्टेड है 2 के ओर और ये 1 के, तो ये आपका R21 है, तो इसको पढ़ते हैं 2 फ्रॉम 1,
टू फ्रॉम वन, ऐसे लिख देते हैं। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, ये आपका लिखा गया है, अगर आर और टू वन लिखा गया है तो ये इसको पढ़ते हैं टू फ्रॉम वन, ये हम इस तरह से पढ़ते हैं इसको। तो ये देखें कि ये हमारे कंसेप्ट है यहाँ पे ओरिजिन का। तो Q1 जो है चार्ज, उसका पोजीशन वेक्टर है R1 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और जो Q2 आपका है चार्ज, उसका पोजीशन वेक्टर है R2 विथ रिस्पेक्ट टू Q2। तो सॉरी, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है R2 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं R1 पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, R2 है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ये आपके पोजीशन वेक्टर है R1 और R2, Q1 और Q2 के विथ रिस्पेक्ट टू, और इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर R21 का मतलब टू फ्रॉम वन, ये ऐसे पढ़ेंगे। तो देन हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी को हमारे पास देखें कि ये Q1 है और ये आपका Q2 है। तो अब यहाँ पे 1 पर फोर्स लगेगा, किसके कारण, 2 के कारण। तो 1 पर फोर्स जो लगा, 1 फोर्स ऑन 1/2, तो ये 1 2 का मतलब फोर्स ऑन 1/2। और यहाँ पे देखिए F2 है 2 1, तो इसको हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन 2/1। तो Q2 चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो किसके कारण, 1 के कारण। अब ये R21 पोजीशन है, इस पोजीशन वेक्टर, इसको कैसे पढ़ेंगे, 2 फ्रॉम 1, इसको क्या पढ़ेंगे आपका 1 फ्रॉम 2। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं R21 को हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1, ये R21 वेक्टर है, इसको हम लिखेंगे R2 माइनस R1, और पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विथ रिस्पेक्ट टू Q1, यही हुआ आपका पोजीशन वेक्टर। देखिए पोजीशन वेक्टर 2 का है विथ रिस्पेक्ट टू किसके, Q1 के। तो R21 का पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये इसका R21 जो होता है Q2 का पोजीशन वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू किसके, 1 के। सिमिलरली हम इसको लिखते हैं R1 माइनस R2 इक्वल टू, हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विथ रिस्पेक्ट टू Q2। अब देन हम लिखते हैं फोर्स ऑन 1/2। देखें फोर्स ऑन 1, तो ये फोर्स है ऑन, देखें ऑन है, और इसको हम पढ़ते हैं बाय, यानी एक पर बल लग रहा है किसके कारण, 2 के कारण। जो हमारा 1 चार्ज है उस पर फोर्स लग रहा है किसके कारण, 2 के कारण। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड है, इसको R भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे 1 2 यूनिट वेक्टर, देखें स्टूडेंट कि बहुत सारे बुकों में यहाँ पे 2 1 करके लिखा गया, बट हमने एनसीईआरटी का फॉलो किया है, एनसीईआरटी में इसी तरह से लिखा गया है, और बहुत सारे बुक्स जो है वहां पे इसको R21 लिया है। तो इसको कंफ्यूजन दूर करने के लिए एनसीईआरटी में मतलब यहाँ पे 1 2 ले रहे हैं, तो हम इसको भी 1 2 ले। और ये क्या है, ये R12 का मतलब कि पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 या Q1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो 1 का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो देखिए 1 का पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू 2। अब इसका लेंगे तो 2 का पोजीशन वेक्टर होगा विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो सिमिलरली हम यहाँ से सेकंड फोर्स, अब ये 1 2 को कैलकुलेट किए, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं F21। तो F21 होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का होल स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R21। अब यहाँ पे आपको देखना कि R² लिख सकते हैं, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है आपका R21 वेक्टर का, तो ये मैग्नीट्यूड है, इसको हम R² लिख सकते हैं, इसको भी R² लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो आप लिए हैं, तो देखिए
पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विथ रिस्पेक्ट टू Q1, इसको आप पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विथ रिस्पेक्ट टू Q1, इस तरह से पढ़ेंगे। ये यूनिट वेक्टर है, पोजीशन यूनिट वेक्टर। यहाँ पे अगर ऐसे लगा है तो हम यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे तो पोजीशन वेक्टर होगा, इस यूनिट वेक्टर बोलेंगे इसको। पोजीशन यूनिट वेक्टर ऑफ टू विथ या Q2 विथ रिस्पेक्ट टू Q1, इस तरह से पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे आते हैं, ये देखते हैं कि देखिए हियर क्या है कि R12 आपके R21 ये मैग्नीट्यूड है और दोनों R के इक्वल है। तो R12 और R21 को हम क्या लिख सकते हैं, R के बराबर लिख सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट कि यूनिट वेक्टर का मतलब कि जिसका मैग्नीट्यूड आपका कितना हो, 1 हो, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो अब यहाँ पे देखिए सिंस यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है R12 के फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। यहाँ पे फुल वेक्टर है और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर है, इसको हम R लिख सकते हैं। अब R12 की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर R12 की जगह पर हम लिख सकते हैं R12 अपॉन R। अब यहाँ पे देखें कि R21 को भी सिर्फ ऐसे यूनिट वेक्टर R21 को लिख सकते हैं फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, इसी को लिख सकते हैं R21 अपॉन R। अब फोर्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं F12 को 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12 R2। अब इसके जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, R12 है तो R12 अपॉन R, और ये भी R है तो R स्क्वायर, और इसको रखेंगे तो R इंटू R क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे R12 वेक्टर हो जाएगा, यहाँ यूनिट वेक्टर है। तो देन हम इसको ऐसे लिखते हैं F12 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे यूनिट नहीं लगेगा, मैग्नीट्यूड नहीं लगेगा, यहाँ पे आप इसको नहीं लगाएंगे, ये ऐसे रहेगा, मैग्नीट्यूड यहाँ पे नहीं लगेगा। तो ये देखें कि इसके जगह पर यहाँ पे आपका R12 की जगह पर हमने क्या रखा, R12 की जगह पर इतना रखा। तो जब आप इसके जगह पर इतना रखेंगे, ये भी R है, ये भी R हो गया, और ये आपका इस तरह से लिखे 12 अपॉन कितना R, तो यहाँ पे R स्क्वायर, और इस R को मल्टीप्लाई किया और इस R को मल्टीप्लाई किए R स्क्वायर को, तो कितना हो गया, R क्यूब हो गया, और ये R12 वेक्टर हो गया। अब देखें इसी तरह से हम सिमिलरली निकालते हैं F21, तो F21 आपका यहाँ पे हम ले लेंगे F21 कितना 1 अपॉन 4 पे Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और ये R21 हो गया। फिर हमने R21 यूनिट वेक्टर की वैल्यू रख दी फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, और यहाँ पे R स्क्वायर था, यहाँ पे R से मल्टीप्लाई किए तो R क्यूब हो गया। तो यहाँ पे R, अब देखिए कि R12, ये अब देखिए R12 अपोजिट है R21 के, तो हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं, F12 को लिख सकते हैं F2 माइनस F21, यानी कूलम्स लॉ में न्यूटन लॉ पर बेस्ड है। तो यहाँ पे द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज इज सेम बट इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए कि जो मैग्नीट्यूड है आपका फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज सेम बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन इसका मतलब है कि न्यूटन्स लॉ पर ही बेस्ड होते हैं। तो इसको अब एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं कि यहाँ पे देखें कि अगर Q1 और Q2 हमारे क्या हो, सिमिलर चार्ज हो, लाइक चार्ज हो, प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा कि F12 के ही डायरेक्शन में R12 होगा, और F21 के डायरेक्शन में R21 होगा। बट अगर ये अनलाइक चार्ज हो जाए तो वो ये अनलाइक चार्ज हो गया आपका, ये Q1 है Q2 है, तो फोर्स आपका इधर हो गया और ये फोर्स आपका इधर लग गया, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ कितना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो यहाँ पे देखें कि अगर ये आपका कितना हो जाए प्लस Q1 और ये आपका माइनस Q2, तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, तो इसने वन पर फोर्स लगा किसके कारण, 2 के कारण, यहाँ पे 2 पर फोर्स लगा 1 के कारण, डायरेक्शन आपके ऐसे होंगे। और यहाँ पे देखिए कि R21 का डायरेक्शन इधर है आपका, और R12 का डायरेक्शन आपका इधर है, तो ये इस तरफ है। तो अब यहाँ पे देखिए F12 R12 के डायरेक्शन में है,
और यहाँ पे F21 आपके R21 के डायरेक्शन में और F12 किसके डायरेक्शन में है, R12 के डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे F12 का डायरेक्शन R12 के अपोजिट हो गया और F21 का डायरेक्शन R21 के क्या हो गया, अपोजिट हो गया। अब इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, यहाँ पे Q1 Q2 लेस देन 0, यानी प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो आपका लेस देन 0 आएगा। तो इस कंडीशन में आपका ये फॉलो होगा कि अगर ये लाइक चार्ज है तो F12 की दिशा R12 की दिशा होगी और F21 की दिशा R21 की दिशा होगी। बट ये अगर अपोजिट अनलाइक चार्ज है तो उस कंडीशन में F12 का डायरेक्शन जो होगा वो R12 के अपोजिट होगा और F21 का डायरेक्शन जो होगा R21 के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। अब कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये आपका फोर्स होगा, फोर्स ये आपका है कि कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। अब यहाँ पे देखें कि इसमें कुछ सिमिलरिटी होती है और कुछ डिसिमिलरिटी होती है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये आपका कौन सा फोर्स है, यहाँ पे देखिए F किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1/r²। सिमिलरली हम ग्रेविटेशनल फोर्स लेते हैं G m1 m2 अपॉन r²। ये फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े होंगे। अब कहेंगे सर फर्स्ट ईयर की बात मत करो, भूल गए हैं, लेकिन अब याद कर लीजिए Fg इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r²। अब देखिए Fg किसके समानुपाती होता है, 1/r²। तो जब जो फोर्स जो आपके होते हैं वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं r² के, तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी बोथ फोर्स जो होते हैं ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ का। तो यहाँ पे सिमिलरिटीज क्या है उसको देखते हैं। फर्स्ट सिमिलरिटी, बोथ फोर्सेज फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों फोर्स जो होते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। सेकंड सिमिलरिटी है, देखिए Fg समानुपाती r² और Fe समानुपाती 1/r²। तो ये दोनों फोर्स जो होते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। सेकंड सिमिलरिटी है, बोथ आर सेंट्रल फोर्स, they act along or away from the line joining of the center of two body। अब सेंट्रल फोर्स की मीनिंग आप यहाँ पे समझ लें। देखिए कि फर्स्ट ईयर में आप दो फोर्स पढ़े होंगे, एक पढ़े होंगे सेंट्रीपिटल और एक पढ़े होंगे सेंट्रीफ्यूगल। अब यहाँ पे देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो कहाँ पे लगता है, सेंटर की ओर लगता है, इस तरफ लगता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, अवे फ्रॉम दी सेंटर, तो सेंटर के बाहर होता है और ये आपका ए होता है। तो देखिए यही बात यहाँ पे कर रहा है, दे एक्ट एलॉन्ग आर अवे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ टू बॉडीज। तो जो हमारे फोर्स हैं वो कैसे, यहाँ पे देखिए एक चार्ज आपका Q1 और दूसरा चार्ज आपका कौन सा है Q2, इनके बीच जो फोर्स लगा, अगर ये प्लस चार्ज है तो फोर्स आपके क्या होंगे, एक तो करेगा लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज बट अवे फ्रॉम होंगे, ये दूर होगा। अगर एक निगेटिव हो गया तो यही फोर्स कैसे हो जाएंगे, अवे इस तरह से हो जाएंगे। लेकिन फोर्स काल कैसे लग रहा है, बोथ आर सेंट्रल फोर्सेज, दे एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द चार्जेस या अवे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द चार्जेस। ये आपके दोनों में सिमिलरिटी होती है। सिमिलर आप आइए थर्ड देखते हैं, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वे फोर्स होते हैं, देखिए कंजर्वेटिव फोर्स की मीनिंग ये भी हमने फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया है। फिर आप लोग कहेंगे कि फर्स्ट ईयर की सर बातें मत करिए, नहीं तो हम क्या करेंगे, देखेंगे नहीं वीडियो, तो आप देखिए। चलिए हम बता देते हैं इसको। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है। तो देखिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, तो जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं एक क्लोज लूप में किया गया वर्क डन 0 होता है। और इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं उनके द्वारा या उनके विरुद्ध जो वर्क डन होता है उसको हम पुनः रिट्रेस कर सकते हैं। बट
जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उनके विरुद्ध या उनके द्वारा किया गया वर्क हम पुनः रिट्रेस नहीं कर सकते हैं। और ये दूसरी बात है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उनके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। और दूसरी खासियत होती है कि एक क्लोज लूप में उनके द्वारा कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन जीरो होता है। ऐसे फोर्स हमारे, तो ये दोनों फोर्स जो होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों जो होते हैं आपके कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। अब आते हैं फोर्थ, बोथ फोर्सेस ऑपरेट इन वैक्यूम। दोनों जो होता है वैक्यूम में ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फिफ्थ है, बोथ फोर्सेज आर टू बॉडी इंटरेक्शन। जो दोनों फोर्स होते हैं वो टू बॉडी इंटरेक्शन। इसका मीनिंग ये होता है स्टूडेंट कि आपके पास एक चार्ज यहाँ पे और एक चार्ज यहाँ पे है। अगर इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, इनके बीच कोई थर्ड चार्ज हम रख दें तो इनके बीच लगने वाले फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्रभावित नहीं करते हैं। देखिए कि फिर से देखें कि ये आपका चार्ज है दो और इनके बीच कोई फोर्स आपका एक्ट कर रहा है एफ। अगर इनके बीच में कहीं कोई चार्ज अगर हम पुट कर देते हैं, रख देते हैं, तो Q1 और Q2 के बीच लगने वाले फोर्स पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इस चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यह प्रभावित नहीं करता है। अब आते हैं हम डी सिमिलरिटीज में। तो डी सिमिलरिटी क्या है? पहली सिमिलरिटी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली अट्रैक्टिव होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ चार्ज। चार्जों के जैसे नेचर होंगे उसी पर डिपेंड करेगा। सेकेंड सिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन masses and electrostatic force depends upon medium between charges। अब देखिए कि अब क्या कहते हैं कि एक मास यहाँ पे, एक मास यहाँ पे, ये आपका M1 और ये आपका कौन सा है M2। तो इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका एक्ट हुआ वो इनके बीच के माध्यम पर, मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, ये आपका कंसेप्ट है। बट अगर यही Q1 है और ये आपका Q2 है और इनके बीच में कोई मीडियम रख दें तो ये फोर्स जो होता है मीडियम पर, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है आपका मीडियम पर डिपेंड्स करता है। ये आपका Q1 और Q2 अपॉन कितना हो जाएगा R²। तो ये मीडियम पर डिपेंड करेगा और ये आपको मालूम है कितना होता है एप्सिलॉन 0 K। तो चार्जों के बीच जो फोर्स होता है वो मीडियम पर डिपेंड करता है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है मासों के बीच किसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर मच स्ट्रांगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पे देखें कि थर्ड है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है आर मच स्ट्रांगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से काफी बड़ा होता है। अब इसमें देखते हैं कि अगर दो आपके पास इलेक्ट्रॉन हो, बिटवीन टू प्रोटॉन हो, तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है 10 टू पावर 36 टाइम जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के होता है। अगर यही बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स हो तो ये और भी ज्यादा हो जाता है, 10 टू पावर 43 टाइम्स हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के। अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन हो तो उनके बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो 10 टू पावर 39 टाइम्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के। अब आते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल्स चार्जेस। अगर मल्टीपल्स चार्जेस हो तो उनके बीच फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन the force acting on point charges due to multiple charges is given by the vector sum of individual forces acting on the charges। देखें
द फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज पर जो फोर्स एक्ट होता है ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द चार्जेज। यहाँ पे फिगर देखिए कि एक हमारे पास चार्ज है, यहाँ पे अभी टू चार्जेज का हम ले रहे हैं। यहाँ पे एक हमारे पास चार्ज है, ये चार्ज है आपका Q1, यहाँ पे चार्ज है Q1। अब यहाँ पे देखें कि ये ओरिजिन है और ये Q2 चार्ज है, ये Q3 है। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट से Q2 का पोजीशन वेक्टर कितना है R2 और ओरिजिन के रिस्पेक्ट से Q3 का पोजीशन वेक्टर है R3 और R1 का Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1। देन अब यहाँ पे देखें कि ये फोर्स हमको लग रहा है 1 पर, तो 1 और 2 यहाँ पे यूनिट वेक्टर हो गया 1 2 और यहाँ पे यूनिट वेक्टर हो गया R1 3। अब यहाँ पे देखिए कि Q2 फोर्स अप्लाई करेगा Q1 पर, तो इसको हम मान लेते हैं कि फोर्स ऑन 1/2 और ये Q3 अप्लाई करेगा इस पर, तो हम मान लेते हैं कि फोर्स ऑन 1/3 F13। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा F1 इन दोनों के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा, यानी F12 प्लस F13 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि अब मल्टीपल चार्ज हो जाए, पहले तो हमने 1 2 लिया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन R12 का R12। सिमिलरली आप 1 3 हम निकालते हैं तो हमको इतना मिला। तो अब इनके बीच जो फोर्स 1 पर फोर्स लगा किसके कारण, 2 चार्ज के कारण और 3 चार्ज Q2 के कारण Q2, तो ये वेक्टर सम के बराबर होगा, एल्जेब्रिक सम नहीं होता है, वेक्टर सम होता है। तो इसमें जो होता है कि वेक्टर सम होता है, एल्जेब्रिक सम नहीं होता है। ये ध्यान देंगे क्योंकि फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमको फोर्स ऑन चार्ज Q1 Q2 Q2 Q3 के कारण मिल जाएगा। तो अब ये देखिए F1 आपका हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन R12, इन दोनों को ऐड कर दिए तो हमको F1। अब ये मल्टीपल चार्ज है, बहुत सारे चार्ज हो जाए तो यहाँ पे देखिए कितने हैं, Q2 है, Q3 भी है, Q4 भी है, Q5 भी है। तो इनके कारण Q1 पर जितने फोर्स लगेंगे वो उनका फोर्स 1 पर जो फोर्स F1 लग रहा है इनके किसके वेक्टर सम के बराबर होगा, सबके वेक्टर सम के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 1 पर जो फोर्स लगा, 1 पर फोर्स लग रहा है चार्ज 2 के कारण तो F12, 1 पर फोर्स लग रहा है चार्ज 3 के कारण तो F13, 1 पर फोर्स लग रहा है चार्ज 4 के कारण तो F14 एंड डॉट डॉट, F1 पर फोर्स लग रहा है nth चार्ज के कारण। तो इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे किस रूप में, वेक्टर सम के रूप में। यही कहलाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देन हमको मिलेगा F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन R12 इतना, Q1 Q3 अपन R13 और ये आपके इस तरह से आपका फोर्स मिल जाएगा। ये आपका फोर्स होगा 1 पर फोर्स होगा, यहाँ पे 1 पर फोर्स 2 के कारण, 1 पर फोर्स 3 के कारण, 1 पर फोर्स nth चार्ज के कारण। तो ये हमारा होता है। अब यहाँ पे कुछ नोट लिखते हैं। पहला नोट कि अगर दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में हो, देखें यहाँ पे अगर दोनों फोर्स हमारे सेम डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट फोर्स होगा दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा। अगर दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा होगा इनके अंतर डिफरेंस के बराबर। तो ये F1 जो इसमें से बड़ा होगा उसमें से हम सबट्रैक्ट कर देंगे। अगर दोनों फोर्स के बीच एंगल है, अगर थीटा एंगल है, F1 है F2, तो देन हमको फोर्स मिलेगा अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तब अगर दोनों के बीच आपका फोर्स अगर एंगल थीटा बन रहा है तो इस पर हम निकालेंगे। अब एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन है आपका 2 पॉइंट चार्जेज प्लस 4E एंड E आर फिक्स्ड ए डिस्टेंस अपार्ट। Where should a third point charge Q be placed on the line joining the two charges so that it may be in equilibrium? In which case the equilibrium will be stable and in which unstable. देखें कि यहाँ पे 4E चार्ज रखा गया, यहाँ पे E चार्ज रखा गया। तब कह रहा है where should a third point charge be placed on the line joining of two charges so that it may be in equilibrium। और इसको दिखलाना है कि इक्विलिब्रियम हो।
तो हम मान लेते हैं कि 4e चार्ज से x डिस्टेंस पर q चार्ज रखने पर ये इक्विलिब्रियम में होंगे। अब ये हमने सपोज किया, टोटल डिस्टेंस ये दे रखा है, दोनों के बीच डिस्टेंस ये है, और इसने कहा कि हम ये कर लेते हैं, देखिए कि 4e आपका कहाँ पे रखा गया, 4e से x डिस्टेंस पर q रखने पर ये इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। तो टोटल डिस्टेंस ये है, तो यहाँ से कितना मिलेगा, q e से बीच a माइनस 1। तो अब अगर q इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब कि F1 4 से F1 और F2 क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और देखिए 4e और q के बीच कौन सा फोर्स है, F1 है। E और Q के बीच कौन सा फोर्स है, F2 है, इस डायरेक्शन में है। F1 4e और Q के बीच है, और ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में तब होगा जब F1 और F2 आपके क्या हो, इक्वल हो। तो देन हमको मिलेगा ये, देखिए कि यहाँ पे आते हैं कि 1 अपॉन F1 इक्वल टू F2, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 इन E इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 E इंटू क्यू अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको आप काट दीजिए तो देन और E और Q भी कट जाएगा, E और Q, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर या 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमको इतना मिला। अब स्क्वायर है तो इसका हम वर्गमूल लेते हैं तो हमको मिलेगा 2a माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। अब एक बार हम प्लस साइन लेकर इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, एक बार माइनस साइन लेकर इसकी वैल्यू फाइंड कर लिया एक्स की, तो देन हमको एक्स बराबर मिलेगा 2a अपॉन 3 r 2a। तो देखिए 2a तो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि दोनों चार्जों के बीच कितनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, और ये 2a तो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि बाहर तो हम जाएंगे नहीं, तो ये हो गया। अब इसमें आपको कह रहा था कि क्वेश्चन हम देख लेते हैं फिर से, क्या कह रहा था आपका क्वेश्चन है, देखें अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका कि 2 पॉइंट चार्जेस फोरी एंड E आर फिक्स्ड ए डिस्टेंस a apart. Where should a third point charge Q be placed on the line joining the two charges so that it may be in equilibrium? In which case the equilibrium will be stable and in which unstable? किस केस में इक्विलिब्रियम हमारा स्टेबल होगा और किस केस में इक्विलिब्रियम हमारा अनस्टेबल होगा। अब इस पहले का तो हम लोगों ने क्वेश्चन का जवाब लिख लिया कि 4e चार्ज से 2a अपॉन 3 डिस्टेंस पर इक्विलिब्रियम होगा, तो ये हम लोग निकाल चुके थे। अब यहाँ पे आते हैं, ये सारे हम लोग निकाल लिए थे। अब यहाँ पे हमको दिखलाना है कि किस केस में इक्विलिब्रियम होगा और किस केस में इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो केस फर्स्ट लेते हैं। अब हम Q को सपोज करते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो हम मान लेते हैं कि Q हमारा पॉजिटिव। इफ Q डिस्प्लेस टुवर्ड चार्ज E, अगर Q को हम इस तरफ डिस्प्लेस करते हैं तो कौन सा फोर्स आपका इंक्रीज होगा और कौन सा फोर्स आपका डिक्रीज होगा, ये देखें। तो अब यहाँ पे F1 डिक्रीजेज एंड F2 इंक्रीज। F जो होगा F1 आपका डिक्रीज करेगा, F2 इंक्रीज। अब जो जरा ऐसा कॉन्सेप्ट देखें कि ऐसा क्यों होगा, देखें कि हम ले लेते हैं ये चीज, आपको फोर्स किसके पर प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये देखें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसके प्रोपोर्शनल होता है फोर्स हमारा। अब यहां से जब इसको, इस चार्ज को Q को आप राइट के तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस बढ़ेगी, यानी इसके बढ़ने से जो हमारा फोर्स कौन सा है, F1 क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये जब इंक्रीज करेगा तो ये आपका क्या करेगा, डिक्रीज। और F2 के बीच, F2 ये फोर्स है, तो F2 किसके, इसके और इसके बीच में है, Q और Q1, मतलब इसके और आपके इसके बीच में है, तो F2 क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। देन F2 इंक्रीज करेगा, तो अब हम ये निकाल लेते हैं कि इनका, देखिए
एफ नेट क्या होगा, F2 माइनस F1 विल एक्ट ऑन Q टुवर्ड्स लेफ्ट टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जो F2 माइनस, क्योंकि F2 हमारा बड़ा है तो इस तरफ, और आपने डिस्प्लेस किया किधर किया है, इस तरफ, तो इधर आप डिस्प्लेस कर रहा है और इधर फोर्स रिजल्ट नेट फोर्स लग रहा है विल एक्ट ऑन क्यू टुवर्ड्स लेफ्ट टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि इधर आप यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम है, इसको आप डिस्प्लेस करेंगे तो इधर नेट फोर्स लगा और उसके इक्विलिब्रियम को क्या करेगा, आपको बैलेंस कर देगा। तो ये आपका जो पोजीशन होगा प्लस चार्ज का वो स्टेबल होगा। हैंस द इक्विलिब्रियम ऑफ पोजीशन क्यू इज स्टेबल, तब स्टेबल होगा। अब इसी को केस 2 हम ले लेते हैं, तो केस 2 क्या होगा, अब आप देखें ये फोर्स है। अब फिर हम क्या करते हैं कि अब सेकंड केस में मान लेते हैं कि Q हमारा निगेटिव हो गया, तो Q निगेटिव हो गया तो उस कंडीशन में आपका होगा क्या, देखें कि 4E और ये इसके बीच जो फोर्स लग रहा था F1 प्लस था तो इधर लग रहा था, अब F1 का डायरेक्शन इधर हो गया, और E और माइनस Q के बीच जो फोर्स लगेगा F2 का डायरेक्शन आपका इधर हो गया। अब डायरेक्शन चेंज हो गया। अब Q को हमने जब निगेटिव सपोज किया तो डायरेक्शन चेंज, इफ वी डिस्प्लेस चार्ज माइनस Q स्लाइटली टुवर्ड्स राइट, राइट में आपने डिस्प्लेस कर दिया तो F1 क्या होगा, विल डिक्रीजेज एंड F2 विल इंक्रीजेज, ये आपका डिक्रीज कर रहा है, F1 विल डिक्रीज, ये आपका क्योंकि डिस्टेंस आप इधर ले जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस बढ़ रहा है तो ये इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, और ये आपका F2 इंक्रीज कर रहा है। तो नेट फोर्स जो आपका इधर लगा, तो देखिए नेट फोर्स F2 माइनस F1 विल एक्ट ऑन Q टुवर्ड्स राइट अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, क्योंकि आप डिस्प्लेस भी इधर किए हैं और नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम जो होगा वो आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम आप पोजीशन माइनस Q विल बी अनस्टेबल। इस कंडीशन में जब यहाँ पे माइनस Q चार्ज, अब देखिए सारी कहानी को समझाने के पर्पज से था, अब ये आप समझे कि यहाँ पे अगर प्लस Q चार्ज रखेंगे तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, अगर हम यहाँ पे माइनस चार्ज रखेंगे तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है आपका देखें, 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट द कॉर्नर ABCD ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए, फाइंड फोर्स एट T। अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बेस्ड क्वेश्चन है आपका। आपके पास चार इक्वल चार्जेज हैं और एक कॉर्नर पर, स्क्वायर के कॉर्नर पर प्लेस्ड किए गए हैं। अब इनके बीच कॉर्नर ABCD है और साइड ये है, तो आपको फोर्स करना है, फाइंड फोर्स एट डी पर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, या ऐसे भी कह सकता है किसी भी कॉर्नर पर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको मिल सकता है। तो देखें ये हमारे पास स्क्वायर है, साइड आपका ये और ये भी है। अब डी पॉइंट यहाँ पे हमको फोर्स कैलकुलेट करना है। तो देखें कि सब पर इक्वल चार्ज है, तो आप देखें इस चार्ज C और D के बीच में फोर्स आपका लगा, और ये Q और ये Q, तो आपका F2 इस तरफ हो गया। अब इस Q चार्ज A और D के बीच लगा तो इनके बीच Q और Q ये हो गया, तो ये F1 हो गया। और यहाँ पे देखें कि ये है और ये है, तो आपका कर्ण क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी, a√2 हो जाएगी। आप पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और लगा सकते हैं, तो रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर या a√2, तो हमको हाइपोटेनियस मिल गया a√2। अब आप देखें कि यह Q और ये Q के बीच भी फोर्स लगेगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। अब ये F1 और F2 परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच आपका एक फोर्स इस तरफ से कैलकुलेट होगा, क्योंकि इनके बीच कितने एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो अब हम ये इनके बीच फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आपका 45 डिग्री का होगा, ये भी 45 डिग्री का होगा। तो देखिए कि ये 45, तो F1 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, F1 cos 45 डिग्री, और F2 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, F2 cos 45 डिग्री। तो F1 F2 हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और देखिए
F1 का कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में F cos 45 डिग्री, F2 का कंपोनेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो F cos 45, यानी इस डायरेक्शन में कितने फोर्स आपके हो रहे हैं, F हो रहा है प्लस F1 cos 45 प्लस F2 cos 45। F1 और F2 कैलकुलेट करना इजी है कि चार्ज आपके इक्वल है, Q और Q, ये भी Q और ये भी Q, डिस्टेंस इनके बीच ये है, इनके बीच ये है और इसके बीच A√2 है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट देखना है। तो हम पहले F1 F2 कैलकुलेट कर लेते हैं, देन F कैलकुलेट कर लेंगे और इनका देखिए F1 cos 45 प्लस F2 cos 45 प्लस F एड कर देना है हमको, तो हमको मिलेगा देखिए कि F फोर्स हम कैलकुलेट करें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q इंटू Q अपान √2a का होल स्क्वायर, तो आपका कितना मिलेगा, √2 का वर्ग करेंगे तो 2a स्क्वायर। अब F1 कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 1/4 पाई से Q स्क्वायर अपान a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे Q इंटू Q करेंगे Q स्क्वायर अपान a स्क्वायर। F2 आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपान a स्क्वायर। अब आपका कितने फोर्स आपके काम कर रहे हैं F डायरेक्शन में, तो इतने F नेट F प्लस F1 cos 45 प्लस F2 cos 45। अब F की वैल्यू रख दीजिए, तो F नेट 1/4 पाई एप्सिलॉन, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई सब में आपका कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे Q स्क्वायर अपन 2a स्क्वायर Q स्क्वायर अपन a स्क्वायर cos 45 की वैल्यू होती है आपका 1/√2, तो 1/√2 और ये सेम है, तो इसको हम ऐड भी कर सकते हैं। देन हमको F नेट मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपन a स्क्वायर 1/2 1/√2 1/√2। अब इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, F नेट 1/4 पाई एप्सिलॉन Q स्क्वायर अपन 1/2 और इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, इसको हम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देते हैं आपको। तो यहाँ पे देखें 1/√2 और प्लस आपने 1/√2 को ऐड किया, तो आपको कितना मिला 2/√2 और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 अपान लिख सकते हैं √2, तो √2 से √2 कैंसिल हुआ, फिर आपको कितना मिल जाएगा √2, यानी इसके जगह पर इतने की जगह पर आपका क्या मिलेगा √2, तो यह √2 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था। एक अनदर क्वेश्चन हम ले लेते हैं। Side of equatorial triangle is L and point charge placed at the corner of the triangles. Find the magnitude and direction of force at center of triangle placed at the charges Q। देखिए कि ये शोन इन फिगर में जाएं और कौन कौन से चार्ज आपके कहाँ पे रखे गए हैं वो देखें। यहाँ -Q चार्ज है, यहाँ +Q चार्ज रखा गया है, यहाँ पे +Q। ये डिस्टेंस आपका सिमिलर है, यल डिस्टेंस साइड ऑफ इक्वेटोरियल यल है, तो ये भी यल होगा, ये भी यल होगा आपका। अब यहाँ पे एक सेंटर पर Q चार्ज रख दिया गया और इस पर फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो देखिए कि अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस मिलता है L/3 होता है और ये भी डिस्टेंस L/3 होता है। तो अब देखिए इस Q चार्ज और इस Q चार्ज में एक फोर्स काम किया F1, ठीक है, इस Q चार्ज और इस Q चार्ज में फोर्स काम किया F2 और एक यहाँ पे देखिए Q चार्ज है और यहाँ -Q चार्ज है, एक फोर्स काम किया आपका यहाँ पे F3 और F1 और F2 का रिजल्टेंट किस तरफ डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन में आपके F3 हो गए, F1 और F2 के रिजल्टेंट भी हो गया, तो हम रिजल्टेंट भी निकालेंगे। अभी हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था और ये कॉन्सेप्ट आपका क्या था, कॉन्सेप्ट था कि अगर आपके पास इस तरह से अगर दो फोर्स हैं, इस तरह से काम कर रहे हैं एंगल थीटा पर, यहाँ पे F1 है और यहाँ पे आपका फोर्स F2 है, तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कैसे निकालते हैं, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और ये होता है आपका cos थीटा, इस तरह से। तो देखें कि F1 हमारा यहाँ पे और F2 और इनके बीच में एंगल कितना होगा वो चेक कर लें आप। ये 60 का होता है तो 30 ये हो गया, 30 ये हो गया और ये भी 30, तो 30 और 30 कितना हो गया 60,
तो यहाँ पे कितना बनना चाहिए 180 120 120, क्योंकि ये ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं आपके, ट्रायंगल में एंगल होते हैं 180 के, तो 30 ये हो गया, 30 ये हो गया, और ये आपका 120 हो गया, तो ऐड करेंगे तो 180। और यहाँ पे कौन सी एंगल बन रही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये एंगल जितना है उतना ही ये होगा। तो पहले एफ अब जो होता है कि F1 और F2 का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, F3 भी इस डायरेक्शन में। तो पहले हम F1 F2 का रिजल्टेंट निकालेंगे, देन F3 निकालेंगे। आपको F1 देख लीजिए प्लस क्यू और क्यू के बीच में, और F2 किसके बीच में, प्लस क्यू और प्लस क्यू के बीच में, और F3 किसके बीच में है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, कैपिटल क्यू के बीच में है। ये कैलकुलेट करते हैं और देन इनका रिजल्टेंट हम निकाल लेते हैं, तो हमको मिल जाएगा ये देखिए F1 आपका मिल गया 1/4πε0 क्यू, और ये बताए हैं कि आपका L/√3 होता है। जो हमारी ये डिस्टेंस होती है वो L/√3, ये भी कितनी होगी, L/√3 ये होगा। अब यहाँ पे r² होता है, यहाँ पे आप पुट कर दें L/√3, तो बर करेंगे L/3, 3 आपका रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, तो देन हमको, और F2 भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इतना ही, F2 भी आपका इतना ही मिला। तो अब यहाँ पे देखिए F3 कितना 1/4πε0, और Q/L², ये भी आपका L/ कितना होता है, √3, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री से होता है, आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे। तो ये हो गया। अब देखें F1 और F2 का हम रिजल्टेंट निकालते हैं, तो F' F1 का वर्ग प्लस F2 का वर्ग 2F1 F2 cos 120। यहाँ पे हमने बता ही दिया कि यहाँ पे 180 है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, तो ये भी आपका 120 ही होगा। अब F1 रख लेते हैं, F2 रख लेते हैं, तो देखिए चूंकि F1 और F2 इक्वल है, तो हमने मान लिया F के बराबर हो गया, और cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, इस जगह पर माइनस कर दिया। अब 2 से 2 आप काट दीजिए, तो F² प्लस 2F² माइनस F², तो आपको क्या मिला, F। अब आपका देखिए F और F3 सेम डायरेक्शन में, तो दोनों को ऐड कर देना है, तो हमको मिला F3 बराबर F, तो हमको मिला देखिए कि रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया, F3 और F आपके सेम डायरेक्शन में है, तो जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा यहाँ पे हम F नेट लिख देते हैं, और नेट आपके F3 और प्लस आपका F, और सबकी वैल्यू बराबर है, तो आप इतना रख दीजिए, देन आप इसी को हम ऐसे लिख दें, F3 और F बराबर है, तो ऐसे लिख लीजिए आपका 2F होगा, और 2 इंटू इतना, देन हमको मिल जाएगा ये 3 रेसिप्रोकल हो गया, 3/2 आपका ये हो गया, और 3 ऊपर गया है, और ये 2 से इसको आप काट दीजिए इसको, तो इससे आप काट देंगे तो 2 हो गया, ये 3 ऊपर गया, रेसिप्रोकल हो गया 3/2 1/πε0 Q/L², ये आपका फोर्स होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, और ये नीट 16 का क्वेश्चन है। 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फेरिकल सस्पेंडेड फ्रॉम ए common point by 2 massless string of length L are initially a distance d apart because of their mutual repulsion. The charge begin to leak from both the sphere at a constant rate. As the result, the charge approaches each other with a velocity v. Then as a function distance x between them. ये आपको देखना है, देखिए कि जो हमारा चार्ज है वो क्या कर रहा है, लीक कर रहा है बोथ स्पेयर एट द कांस्टेंट रेट से। एज ए रिजल्ट द चार्ज अप्रोचेज ईच अदर विद द वेलोसिटी v, देन एज ए फंक्शन डिस्टेंस x बिटवीन देम। अब यहाँ पे देखें कि जो हमारा वेलोसिटी है x से किस रूप में वैरी कर रहा है, इस रूप में v x पर -1/2, v x पर -1, और v आपका x पर 1/2। अब ये देखें कि ये 4 ऑप्शन है आपको। अब ये इसमें से हम लोग चेक करते हैं क्वेश्चन, पहले फिगर ड्रा करते हैं। फिगर आपका मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन स्फीयर, और ये चार्ज आप ईच स्फीयर क्यों मान लिए। अब फिगर बना लेते हैं, तो फिगर हमारा ये हो गया।
देखिए दो स्फीयर हैं आपके, ये और ये स्फीयर है, एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है। दोनों क्या किए गए हैं, मासलेस स्ट्रिंग कोई धागा है उससे बांध कर लटका दिए गए हैं। ठीक है, इस तरह से। अब इनके बीच देखिए ये सेंटर है तो इनके बीच जो एंगल बना वो थीटा बना। अब यहाँ पे फोर्स लगा, Q और Q के बीच में फोर्स लगा इस डायरेक्शन में F, और वेट किधर काम किया, इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में क्या होगा आपका, ये देखें इस डायरेक्शन में आपका होगा टेंशन T। तो इस डायरेक्शन में हमारा टेंशन होगा, इधर वेट काम करेगा, इधर Q और Q के बीच में फोर्स काम किया। तो पहले फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं और देन हम कैलकुलेट करते हैं, ये टेंशन T है और ये आपका लेंथ है धागे की, ये भी L है। अब आप लगाइए F इक्वल टू 4πε0 Q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच का हमने डिस्टेंस मान रखा है x। अब इतने को हम K सपोज कर लेते हैं और Q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसमें आए देखें, ये आपका एंगल जो यहाँ पे थीटा है तो ये और इसमें भी एंगल थीटा ही में होगा अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी आपका थीटा होगा। तो थीटा है तो इस ट्रायंगल में हम आते हैं पहले। देखें इतना फोर्स है तो ये भी फोर्स होगा आपका, फोर्स F। तो इसमें आएंगे tan थीटा। तो tan थीटा होता क्या है आपका, होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो हम उसको निकाल लेते हैं F अपॉन mg। और tan थीटा पर, अब यहाँ पे tan थीटा क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये टोटल x है तो आधा करेंगे, यहाँ इस ट्रायंगल में देखते हैं tan थीटा तो ये x/2 होगा और ये डिस्टेंस होगा आपका। तो ये x/2 और इस डिस्टेंस को हम लेते हैं, तो ये भी चूंकि L है तो L हो जाएगा आपका। तो देखिए F अपॉन mg tan थीटा को हमने लिया x अपॉन 2 अपॉन L और F की वैल्यू हमने रख दिया k Q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन mg। अब दो को नीचे ले आते हैं, एक्स स्क्वायर को नीचे ले आते हैं तो ये हमको इतना मिला। अब एक्स स्क्वायर को इस तरफ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू, एक्स और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई एक्स क्यू अपॉन 2L के क्यू स्क्वायर अपॉन mg। अब क्यू स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो mg अपॉन 2L के कांस्टेंट है तो क्यू किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये 2 आपका इधर आ जाएगा तो 3/2। तो हमको मिल जाएगा इतना, आप लिख सकते क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स 3/2। अब इसके बराबर आप कोई कांस्टेंट मान लेते हैं और फिर इसको करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो dx क्योंकि चार्ज हमारा लीक कर रहा है तो dq अपॉन dt, d अपॉन dt x पर 3/2 और ये आपका हो गया d अपॉन dt x पर 3/2। तो देखें ये आपका x पर 3/2 है और यहाँ से आप ले लेते हैं हम इसको, देखें कि ये आपका 3/2 है तो डी अपॉन डी एक्स एक्स पर 3 डी एक्स अपॉन डी टी हो गया। देन अब इसको यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए डी टी से रिस्पेक्ट से ये एक्स है ये टी है तो नहीं होगा, तो हम डी बाई डी एक्स कर लेते हैं और फिर डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा आपका वही। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये पावर आपका आगे आ जाता है और उसमें से एक पावर घट गया तो 3/2 में से एक माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/2। देन हम सॉल्व डी क्यू अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये तो कांस्टेंट है x पर 1/2 और v। अब v को आप प्रोपोर्शनल दिखलाना है तो v और x को आप इधर लाएंगे और ये कांस्टेंट रेट से आपका लीक कर रहा है। कांस्टेंट कह रहा था चार्ज जो होता है कांस्टेंट रेट से लीक कर रहा है तो v आपको निकालना, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x पावर -1/2। ये आपका आंसर होगा। थैंक यू स्टूडेंट।